तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपकी इनऑर्गेनिक की बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 5 यूनिट का मेजर वेटेज है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, मेटलर्जी, क्वालिटेटिव और ब्लॉक केमिस्ट्री। मेंस के केस में चूंकि मेटलर्जी कोर्स में नहीं है तो इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और भी हाई वेटेज यूनिट हो जाती है। तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत फंडामेंटल से सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक की बहुत ही सिस्टमेटिक यूनिट है। इनऑर्गेनिक के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ सारी बातें लर्न करने वाली नहीं है, सारा कुछ कंसेप्चुअल है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो पोर्शन है वो इनऑर्गेनिक में बहुत लेटेस्ट या रिसेंटली डेवलप्ड यूनिट्स में से एक है। उसका सारा पोर्शन बहुत ही सिस्टमेटिक है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी जाती है। इसमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है, बॉन्डिंग है, आइसोमेरिज्म का पार्ट है ना, एप्लीकेशन पार्ट है। बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड है, तो हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब देखो क्या होता है कि अगर आपको बिल्कुल फंडामेंटल से समझाऊंगे कैसे डील करते हैं इसको। तो लेटेस्ट से आपने कोई भी दो सॉल्ट्स लिए और उनको रिएक्ट करा के डिफरेंट कंपाउंड्स क्रिएट किए। तो लेटेस्ट से मैंने एक कंपाउंड लिया के 2SO4 और इसमें ऐड करा Al2SO4 होल थ्राइस। और फाइनली वाटर ऐड करके हमने इसको क्रिस्टलाइज करा दिया और इससे एलम फॉर्म किया। या फिर अगर हम KCN और FeCN6 सोल्ट वाइज को कंबाइन करा रहे हैं और इससे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया K4FeCN6। तो दो या दो से ज़्यादा सॉल्ट्स अगर रिएक्ट कराए जाते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कॉमन टर्म में बोलते हैं एडिशनल कंपाउंड्स। तो बोलते हैं हम लोग एडिशनल कंपाउंड्स। ठीक है। अब इन एडिशनल कंपाउंड्स में से दो तरह के केस हैं। एक टाइप ऑफ कंपाउंड वो है जो एक टाइप ऑफ कंपाउंड वो है जो अगर एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो आयनाइज होकर अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देगा। और दूसरा सेट ऑफ कंपाउंड वो है जो अपनी आइडेंटिटी को सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन दोनों में रिटेन रखता है। सो बेसिकली हम लोग दो टेक्निकल टर्म यूज करेंगे यहाँ से। पहला टर्म होगा डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है? डबल सॉल्ट का मतलब बेसिकली हुआ कि आयनाइज होगा तो दो पार्ट में ब्रेक करेगा। तो जैसे सपोज करो हमने पोटेश एलम लिया K2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो मैंने क्या कंडीशन बताई डबल सॉल्ट लिए कि एक ऐसा कंपाउंड होगा जो अपनी आइडेंटिटी को एक्वस सॉल्यूशन में रिटेन नहीं कर पाएगा। तो इट लूजेज इट्स आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। इट लूजेज इट्स आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। तो जैसे एग्जांपल से स्टार्ट करें हम लोग, लेट अस से मैंने पोटेश एलम का एग्जांपल लिया K2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो ये अगर एलम है और उसको आपने पानी में ऐड किया तो आयनाइज होके K+ में कन्वर्ट हो जाएगा, Al3+ में कन्वर्ट हो जाएगा और SO4 2- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखिए सॉलिड स्टेट में तो उसकी आइडेंटिटी मेंटेन्ड है, बट एक्वस सॉल्यूशन में इसने अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दी। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं डबल सॉल्ट। एक और टाइप है जिसके लिए पूरा चैप्टर है, जिसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो हम अगला टर्म लिखें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, या इसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोल सकते हैं। तो ये ऐसा सेट ऑफ कंपाउंड है जो अपनी आइडेंटिटी को एक्वस सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट दोनों में रिटेन रखता है। तो इसके लिए कंसेप्ट हुआ है रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब जिस आयन से इसको बनाया गया था वो पूरे आयन एग्जैक्ट रेप्लिका प्रोड्यूस नहीं होंगे। सो इट रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। अब इस बात को एग्जांपल से देखिए। लेट से हमने एक कॉम्प्लेक्स लिखा K4FeCN6। एक कॉम्प्लेक्स लिया K4FeCN6। ये आयनाइज होके बन रहा है 4K+ प्लस FeCN6 4-। 4K+ एंड FeCN6 4-, ये कॉम्प्लेक्स है। अब जब ये आयनाइज हो रहा है तो देखो इसने अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखा है।
के प्लस अपनी जगह फिक्स्ड है और FeCN6 4 माइनस भी अपनी जगह फिक्स्ड है। सॉलिड स्टेट में भी अपनी आइडेंटिटी है और एक्वस सोल्यूशन में भी अपनी आइडेंटिटी है, तो ये अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं कर रहा। अगर ये एक्वस फॉर्म में लेके जाएंगे हम लोग तो अपने आयंस में ब्रेक नहीं कर रहा है, यानी कि स्टार्टिंग में जो Fe2+ आयन यूज किया गया था कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, वो Fe2+ बाद में रिकवर नहीं हो रहा है। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब ऐसे अगर और एक दो एग्जांपल आप साथ में देखना चाहो तो लेट्स से वी कैन टेक CuNH3 वोल्ट फॉर SO4 कॉपर टेट्रामाइन सल्फेट, ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स है। ये आयनाइज होगा तो इट विल फॉर्म CuNH3 होल 4 2+, मतलब कॉपर 2+ आयन आयनाइज नहीं हो पाएगा, तो CuNH3 होल 4 2+ और SO4 2-। क्लियर, समझ में आया। तो ये दो अलग अलग फॉर्म में ब्रेक कर रहा है, तो इसकी आइडेंटिटी अपनी एक्वस सॉल्यूशन में मेंटेन्ड है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इस चीज को अगर डिफरेंशिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो लेटेस्ट से हमने एक सब्सटेंस लिया मोर सॉल्ट। आपको डिफरेंस समझा रहा हूँ कैसे डील करेंगे एग्जाम में। लेट से हमने एक सॉल्ट लिया मोहर सॉल्ट। तो मोहर सॉल्ट जो है ये बेसिकली डबल सॉल्ट है। ये आपका डबल सॉल्ट है। फॉर्मूला लेट से हमने लिखा अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट FeSO4 डॉट 6H2, ये कंपाउंड है। तो जब ये आयनाइज होगा तो इट विल प्रोड्यूस NH4+, इट विल प्रोड्यूस Fe2+ एंड इट विल प्रोड्यूस SO4 2-। तो इसका मतलब इसमें सल्फेट आयन डायरेक्टली प्रोड्यूस हो रहा है, Fe2+ आयन डायरेक्टली प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर हम इसके आयंस का इंडिविजुअल टेस्ट लिखें तो दे कैन बी परफॉर्म। जैसे आपने सल्फेट आयन के लिए बेरियम क्लोराइड ऐड करा तो बेरियम सल्फेट वाइट PPT जनरेट हो जाएगा। मैं Fe2+ आयन के लिए टेस्ट करा, इसमें आपने K3FeCN6 ऐड करा लेट से पोटेशियम फेरिसाइनाइड, तो यहाँ पे ब्लू कलरेशन जनरेट होगा बिकॉज ऑफ फेरस फेरिसाइनाइड Fe2FeCN6 Fe3FeCN6 ऑल ट्वाइस। ये आपका ब्लू कलर का या टर्नबर्स ब्लू कलर जनरेट होगा, तो ये Fe2+ आयन का टेस्ट दे रहा है। लेकिन अगर हम यहीं पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखते हैं लेट अस से K4FeCN6, इसको आयनाइज करने से K+ बन रहा है और FeCN6 4- बन रहा है। अब इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप फर्दर K3FeCN6 डालेंगे भी तो नो टेस्ट फॉर Fe2+ आएगा, नो टेस्ट फॉर Fe2+ है। क्लियर, समझ में आया। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये डबल सॉल्ट नहीं है। डिफरेंस समझ में आया। यस सर। ठीक है, अब हमें इस पोर्शन में पूरा चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डील करना है सिस्टेमेटिकली, वन बाय वन। तो आप देखो यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डील करें तो हमारे पास चार तरीके के केस दिख रहे हैं हमको। पहला केस वो है जहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स कैटायन हो सकता है, कॉम्प्लेक्स एनायन हो सकता है, दोनों कॉम्प्लेक्स आयन हो सकते हैं, या कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन जनरेट ना हो। तो मैं अगर एक एक करके सारे केस एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखूं, पहला केस मैं लिख रहा हूँ जिसमें हमारे पास लेट से कॉम्प्लेक्स कैटायन है। कॉम्प्लेक्स कैटायन का एग्जांपल लेट से आई राइट AgNH3 होल ट्वाइस Cl। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स आयनाइज करेगा तो उसमें क्लोराइड आयन सिंपल एनायन है, बट इसका जो आयन बन रहा है वो कॉम्प्लेक्स कैटायन है। दूसरा कैटेगरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिखता हूँ लेटेस्ट से, तो कॉम्प्लेक्स एनायन का केस लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स एनायन में लेट से आई टेक K2HgI4, ये आयनाइज होगा तो K+ बनेगा और HgI4 2- बनेगा। तीसरी कैटेगरी में मैं कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन दोनों ले सकता हूँ। I'll take an example of in which we have complex cation and complex anion, दोनों complex ion है। Let us say I'll take an example of PtNH3 whole 4 PtCl4। एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ जिसमें कैटायन भी कॉम्प्लेक्स आयन है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स आयन है। और लास्ट केस एक और ले सकते हैं जिसमें मेटल कार्बोनिल्स को डील करते हैं हम लोग। मेटल कार्बोनिल्स को डील करते हैं
जो नॉर्मली न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं या इन केस में कॉम्प्लेक्स आयन नहीं जनरेट होता, तो इस पोर्शन को भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ NiCO4, FeCO5, इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को भी हम लोग यहाँ डील करेंगे। ये हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का ब्रीफ आइडिया, जिसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ऐसी यूनिट है जो रिसेंटली डेवलप्ड है, तो उसमें पहले क्या करेंगे, कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जिनको हम एज अ टर्मिनोलॉजी प्रयोग करते हैं इस चैप्टर में, वो वन बाय वन समझा रहा हूँ। सबसे पहला टर्म हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे लिगेंड। लिगेंड का मतलब होता है कि एक ऐसी यूनिट या ऐसी स्पीशीज जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी मेटल को। तो अगर इसकी डेफिनेशन पार्ट लिखना है तो कैन डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल। देखो ये टर्म केमिस्ट्री में आप तीसरी बार पढ़ रहे होगे, अगर आप थोड़ी और में पढ़ चुके हो तो आपको आइडिया है। एक सब्सटेंस जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है H प्लस को, उसको हम लोग बोलते हैं लुईस बेस। डिफरेंस समझिएगा ध्यान से। तो लुईस बेस हम उसको बोलते हैं जो लोन पेयर डोनर होता है टू H प्लस। दूसरा टर्म हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियोफाइल, जो कि पूरी ऑर्गेनिक में आप यूज करते हो। ये भी सब्सटेंस है जो लोन पेयर डोनेट करता है टू कार्बन या उसी जैसे और ग्रुप्स, कार्बन और अदर एलिमेंट्स। यस सर। और लिगेंड जो है वो भी लोन पेयर डोनेट कर रहा है, बट ये लोन पेयर डोनेट किसको कर रहा है, मेटल एटम को, या सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं अभी प्रिसाइसली, अगला टर्म बता रहा हूँ। तो ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल को, तब हम इसके टर्म यूज करेंगे लिगेंड। तो अब जैसे आपको एग्जांपल से समझाऊं, तो लेट अस से आई टेक Cl-, आई कैन टेक वाटर, आई कैन राइट अमोनिया ना। ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हैं। आई कैन राइट ऑक्सलेट एंड C2O4 2-, ना। आई कैन राइट Cn-, एटसेट्रा। ये सब आपके लिगेंड्स की कैटेगरी हो गई जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल को। वी यूज द टर्म लिगेंड। अब जो लिगेंड्स हैं वो उनको बेसिकली अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले तीन कैटेगरी लिखते हैं, जिसमें हम लोग कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल लिखते हैं। तीन कैटेगरी के लिगेंड्स हैं। सबसे पहले बेस्ड ऑन चार्ज। तो हमारे पास तीन तरह के लिगेंड्स आएंगे। सबसे पहले वाली कैटेगरी हुई कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल। एग्जाम्पल से लिखना स्टार्ट करिए। तो लिगेंड्स कैन बी क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरी। सबसे पहली कैटेगरी हुई एनायनिक फॉर्म, जो बेसिक है, सबसे आसान है। एनायनिक फॉर्म मतलब जिसमें निगेटिव चार्ज होगा। दूसरी फॉर्म न्यूट्रल हो सकती है, जो कि कोई चार्ज कैरी नहीं करेगी। और तीसरी फॉर्म हो सकती है कैटायनिक, जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगी। अब ये एडिशनल फीचर है, लुईस बेस और न्यूक्लियोफाइल्स के टाइम पे ये स्पीशी नहीं मिलती। लेकिन सेंट्रल मेटल एटम के केस में कई लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो कैटायनिक नेचर के भी होते हैं और लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो अब अगर इनके एग्जाम्पल से स्टार्ट करूं, तो सबसे पहले एनायनिक केस में माइनस चार्ज लिखना है, तो जैसे Cl- है, C2O4 2- है, Cn- है। ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स हुए जो आपके Cn- हो गया, C2O4 2- हो गया, एटसेट्रा। न्यूट्रल कैटेगरी लिगेंड्स लिखेंगे तो उसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे वाटर है आपका, लेट्स से वाटर, अमोनिया। नहीं लिख सकते हो 1 डिग्री माइन, 2 डिग्री माइन, ये सब भी केस हो सकते हैं। लेट्स से CH3NH2 लिख देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड लिख सकते हो, CO। ये सब आपके लिगेंड्स की तरह काम करेंगे न्यूट्रल कैटेगरी में। और कैटायनिक लिगेंड की कैटेगरी में जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो उसमें सबसे कॉमन लिगेंड तो NO+ है। दूसरा अगर लिखना है तो हाइड्रोजन बाइंड लिख सकते हैं, NH3NH2+। ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स हो गए जो चार्ज के बेसिस पर हमने क्लासीफाई करा। इसके बाद क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर लिगेंड अगर एक सेंट्रल एटम को एक ही लोन पेयर डोनेट करता है, तो उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। सो बेसिकली जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं उसके बेसिस पे लिगेंड्स को हम लोग फिर से क्लासीफाई करते हैं। तो ये जो मैंने लिगेंड का क्लासिफिकेशन लिखा, ये बेसिकली बेस्ड ऑन चार्ज था। अब हम एक और केस में लिगेंड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। सो लिगेंड्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, based on number of lone pair of electrons donated to a central metal atom। ठीक है।
तो अगर एक लोन पेयर डोनेट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब लिगेंड जो है वो एक लोन पेयर डोनेट करेगा टू मेटल। कॉमन एग्जांपल्स हैं उसमें, कौन से बहुत सारे लिख सकते हो, Cl- लिख सकते हो, SO4 2- लिख सकते हो। तो अब कंडीशन ये है कि लोन पेयर एक होगा, लोन पेयर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट वो डोनेट एक लोन पेयर करेगा। तो ऐसा मेटल एटम, ऐसा लिगेंड या ऐसा सेंट्रल लिगेंड जो एक पर्टिकुलर लोन पेयर डोनेट करेगा एक सेंट्रल एटम को, तो उसको बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। इसमें कंडीशन केवल क्या है कि लोन पेयर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे लेना देना नहीं है, केवल इतनी बात देखनी है कि लोन पेयर एक डोनेट करेगा। तो क्लोराइड आयन लिखा मैंने, सल्फेट लिखा, वाटर लिख सकते हो। अब देखो वाटर में बेसिकली दो लोन पेयर है लेकिन डोनेट एक ही करेगा। आप CO लिख सकते हो। ये सब Yes. मोनोडेंटेट एट ए टाइम एक लोन पेयर डोनेट करेंगे। अमोनिया लिख सकते हो। तो दीज आर द लिगेंड्स विच डोनेट्स वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी कैटेगरी आती है बाइडेंटेट लिगेंड। अब यहाँ से थोड़ा कंसेप्ट टफ होता है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है। तो बाइडेंटेट लिगेंड्स में क्या होगा कि ये एक से ज्यादा लोन पेयर डोनेट करेंगे, और बाइडेंटेट है तो ऑटोमेटिकली दो लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे जो लिगेंड होगा वो दो लोन पेयर डोनेट करेगा। यहाँ पे जो लिगेंड होगा वो दो लोन पेयर डोनेट करेगा। तो लिगेंड डोनेट्स टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्वेश्चन आता है हमें कैसे पता चलेगा, तो इसकी एक ट्रिक सिखा रहा हूँ आपको। तो लेट्स से इसका एग्जांपल मैं लिखता हूँ, तो आप इथिलीन डाइमाइड लिख सकते हो, EN फॉर्म लिख सकते हैं शॉर्टकट में, या अगर इसको और प्रिसाइसली लिखूँ तो ये होगा NH2 CH2 CH2 NH2, है ना। आप ऑक्सलेट आयन लिख सकते हो शॉर्ट में, इसको OX लिखते हैं, या C2O4 2-, एक्सेट्रा। ऐसे और भी बहुत सारे लिगेंड्स आप यूज कर सकते हो, तो वो अभी लिस्ट आउट कर देंगे लास्ट में। तो इस केस में क्या करना है कि आपको जब भी कभी ये चेक करना हो कि मोनोडेंटेट लिगेंड है या बाइडेंटेट लिगेंड है, तो आपको दो लोन पेयर डोनेट करा के देख लेना है। अगर आपका रिंग साइज 5 या उससे ज्यादा बनता है, 5 या 6 बनता है, तो वो बाइडेंटेट लिगेंड पॉसिबल है। अगर रिंग साइज 4 3 बनता है तो हम उस केस में उसको मोनोडेंटेट लिगेंड ही लिखते हैं। तो उसमें एक स्टैंडर्ड सवाल आता है ऑक्सलेट आयन और सल्फेट आयन के कंपैरिजन का, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सो लेटेस्ट से हमने सबसे पहले डील करा ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन में C2O4 2- है, ये आपका लिगेंड है ऑक्सलेट आयन। अब अगर ये एक मेटल आइटम को दो लोन पे डोनेट करता है, एक इधर से और एक इधर से, तो आप ध्यान से काउंट करो कि यहाँ पे जो रिंग साइज है वो कितना हो गया। 5, 1 2 3 4 5। ये 5 मेंबर रिंग बन रही है, मतलब स्टेबल फॉर्म है। ये 5 मेंबर रिंग बनी, तो इसका मतलब ये बाइडेंटेट लिगेंड है। सर समझ में नहीं आया। बना के दिखा रहा हूँ कि दूसरा एग्जाम्पल देखो तब समझ आएगा। अब इसी में अगर मैंने सल्फेट आयन को पैरेलली कंपेयर कर लिया, तो लेटर से हमने ये सल्फेट आयन लिखा है SO4 2-, और इस SO4 2- को आपने सेंट्रल मेटल एटम Mn+ को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कराया। एक लोन पेयर इसने यहाँ से डोनेट करा और एक लोन पेयर यहाँ से डोनेट करा। अब रिंग साइज देखो कितनी हुई। तो अब अगर हम यहाँ पे रिंग साइज अप्लाई करेंगे, एक लोन पेयर इधर से डोनेट करा, एक लोन पेयर इधर से डोनेट करा, अब मैं इसका रिंग साइज काउंट करूँ तो देखो 1 2 3 4, 4 मेंबर रिंग बन रही है। 4 मेंबर रिंग बन रही है तो ये स्टेबल नहीं हुई, तो इसको हम लोग मोनोडेंटेट लिगेंड बोलेंगे, यानी कि ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा। तो 4 मेंबर रिंग के केस में क्रॉस मार देना है, इसको हम लोग मोनोडेंटेट लिगेंड लिखेंगे। तो अगर क्वेश्चन में आएगा सल्फेट आयन मोनोडेंटेट लिगेंड है और ऑक्सीडेट आयन बाइडेंटेट लिगेंड है, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि दो लोन पेयर डोनेट कराना है, तो ऑक्सीडेट आयन में देखो ऑक्सीजन के पास यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो आपने मेटल को डोनेट कराया। तो लोन पेयर डोनेट करने के बाद 5 मेंबर रिंग बन रही है, मार्क करके देख लो, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई। यस सर। सल्फेट आयन के केस में आपने डोनेट कराया जैसे ही, तो ये 4 मेंबर रिंग बनी, तो दिस इज 1 2 3 4। 4 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होगी, तो ऐसे लिगेंड को मोनोडेंटेट कैटेगरी में डाल देंगे। 5 मेंबर 6 मेंबर रिंग अगर बनेगी तो उसको बाइडेंटेट लिगेंड में डालेंगे। कंडीशन तो पहले ही से क्लियर है, दो जगह से लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर दो जगह से लोन पेयर डोनेट ही नहीं कर सकते तब तो बाइडेंटेट का स्कोप ही खत्म। पॉइंट समझ में आया।
तो अगर हमारे यस पास सर। तरह से लोन पे डोनेट करने की कैपेसिटी है तो बाइडेंटेट हो सकता है, लेकिन आपको कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिन दो साइट से आप लोन पे डोनेट करा सकते हो उसको पहले मेटल को डोनेट करा दो। डोनेट करने के बाद रिंग साइज चेक करो। अगर रिंग साइज 5 मेंबर या 6 मेंबर बनती है तो उसको बाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। और इस इफेक्ट के लिए एक टेक्निकल टर्म है जिसको बोलते हैं चिलेशन। ये वही टर्म है जो आप इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइम पे यूज करते हो। तो इस फिनोमिनन को चिलेशन बोलते हैं। बॉन्डिंग के बाद अगर रिंग फॉर्मेशन हो जाती है तो ये स्टेबिलिटी का प्राइमरी कॉज होता है, और इस चिलेशन की वजह से हम इसको बाइडेंटेड लिगेंड कैटेगरी में डाल रहे हैं। जहां पे ऐसा नहीं होगा वहां पे इस चीज को अवॉइड करेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना है, अगर 4 मेंबर रिंग बनती है तो आपको पता है 4 मेंबर रिंग अनस्टेबल होती है, बट इतनी ज्यादा अनस्टेबल नहीं होती। तो यहाँ पे एक टर्म और यूज कर सकते हैं, फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड मतलब वो एक ऐसा लिगेंड होगा जो मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड दोनों की तरह काम कर सकता है डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। तो 4 मेंबर रिंग अनस्टेबल होगी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा बाइडेंटेड है कि मोनोडेंटेड है तो मोनोडेंटेड लिखेंगे। लेकिन अगर आपसे प्रिसाइसली पूछ लिया जाए एक और टेक्निकल टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सी डेंटेड। फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड मतलब जिस ऐसा लिगेंड जिसकी डेंटिसिटी में फ्लेक्सिबिलिटी है। ये मोनोडेंटेड भी हो सकता है, बाइडेंटेड भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड अगर दोनों कैटेगरी आ रही है तो इस कैटेगरी को बोलते हैं फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड। और सल्फेट आयन इस एग्जाम्पल में फिट हो जाता है क्योंकि ये 4 मेंबर रिंग बना रहा है। तो वो स्टेबल तो नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या कंडीशन में स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो ऐसे लिगेंड्स को हम लोग बाइडेंटेड कैटेगरी में भी नहीं डालते, मोनोडेंटेड में डालते हैं, या फिर फ्लेक्सीडेंटेड लिख सकते हैं। बाइडेंटेड लिखना एडवाइजेबल नहीं है। इट इज फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड या प्रिसाइसली मोनोडेंटेड लिगेंड। समझ आ गई मेरी बात? अब ऐसे ही ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड एंड सो ऑन आगे डेंटिसिटी लिखी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन कितने लोन पेयर एक ही लिगेंड सेंट्रल एटम को डोनेट करता है। तो अब आगे बहुत ज्यादा टर्म्स नहीं लिखते हुए सिंपल एक कॉमन एग्जांपल लिख रहा हूँ जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दिस इज कॉल्ड हेक्साडेंटेड लिगेंड। ये एग्जांपल याद रखना है, कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो हेक्साडेंटेड लिगेंड में हम लोग एग्जांपल लिखेंगे ईडीटीए, या और प्रिसाइसली लिखूँ तो EDTA4-। इसको हम लोग बोलते हैं एथिलीन डाइमाइन टेट्राएसीटेट। दिस इज एथिलीन डाइमाइन टेट्राएसीटेट। एथिलीन डाइमाइन टेट्राएसीटेट, इन शॉर्ट EDTA4-। चार्ज है इसमें। तो ध्यान से समझना है कि इसमें एक लिगेंड एक ही सेंट्रल एटम को 6 लोन पेयर डोनेट करेगा। केयरफुली समझिएगा, 6 लोन पेयर एक ही सेंट्रल एटम को, अलग अलग को नहीं कर सकते। तो एक ही सेंट्रल एटम में 6 लोन पेयर डोनेट करना है। पहले आपको उसका स्ट्रक्चर सीखना है। तो EDTA इज बेसिकली नाइट्रोजन CH2 CH2N पहले ये, और इसके साथ CH2 C डबल बॉन्ड O-, CH2 C डबल बॉन्ड O-, अगेन CH2 C डबल बॉन्ड O-, और फिर से CH2 C डबल बॉन्ड O-। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया एथिलीन डाइमाइन टेट्राएसीटेट। अब इसमें ध्यान से देखना है आपको। एक लोन पेयर देखो, ये नाइट्रोजन यहाँ से डोनेट कर रहा है, दूसरा लोन पेयर ये नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, तीसरा लोन पेयर इस ऑक्सीजन से डोनेट कराएंगे, चौथा लोन पेयर इस ऑक्सीजन से डोनेट कराएंगे, पांचवा लोन पेयर ये ऑक्सीजन डोनेट करेगी, और छठा लोन पेयर ये ऑक्सीजन डोनेट करेगी। सो बेसिकली 6 डोनेशन साइट है। एक नाइट्रोजन, दूसरी नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन, पांचवा ऑक्सीजन, छठा ऑक्सीजन। सो बेसिकली 6 डोनर साइट्स हैं। तो वी हैव 6 डोनेशन साइट्स। एट ए टाइम ये 6 के 6 डोनेशन साइट पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 6 में से 2 नाइट्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। एक बार केयरफुली देख लीजिए, कुछ कंफ्यूजन हो तो बताइए। तो अब सपोज करो एक मेटल को EDTA लोन पे डोनेट कर रहा है। मैं एग्जाम्पल से लेट से लिख देता हूँ। तो आपको बताना है उसमें मेटल के साथ मेटल N और ऑक्सीजन बॉन्ड कितने होंगे। तो आपको क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो। सो लेट्स से माय क्वेश्चन इज, एक मेटल M है जो EDTA के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है।
ये क्वेश्चन है, तो आपको इसमें बताना है नंबर ऑफ n मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड्स। आपको n m o बॉन्ड्स बताने कितने हैं, ये क्वेश्चन है। तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से समझ सकते हो कि आप मेटल को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों लोन पे डोनेट कर रहे हैं। तो जहां से नाइट्रोजन ने मेटल को डोनेट करा है, उसी मेटल को ऑक्सीजन लोन पे डोनेट कर रहा है। तो हम लोग नाइट्रोजन मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड कैसे बनाएंगे? कोई भी नाइट्रोजन चारों ऑक्सीजन से इनडायरेक्टली बॉन्डेड है, क्योंकि सेम मेटल को चारों ऑक्सीजन लोन पे डोनेट कर रहे हैं और दोनों नाइट्रोजन लोन पे डोनेट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको एक स्पेसिफिकली मार्क कर दूं, लेट अस से इसको नाइट्रोजन ए बोल दूं और इसको नाइट्रोजन बी बोल दूं, तो ये दो नाइट्रोजन हो गए हमारे पास। और यहाँ पे मैं ऑक्सीजन को मार्क कर दूं, ये फर्स्ट ऑक्सीजन, ये सेकंड ऑक्सीजन, ये थर्ड ऑक्सीजन, ये फोर्थ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वन नाइट्रोजन ए और मेटल एक बॉन्ड हो गया। ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन ए और मेटल ये दूसरा बॉन्ड हो गया। ऑक्सीजन थ्री मेटल नाइट्रोजन ए और मेटल चौथा बॉन्ड हो गया। और ऑक्सीजन हाँ। फोर नाइट्रोजन ए और मेटल पांचवा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड हो गया। तो बेसिकली एक नाइट्रोजन चारों ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, तो दूसरी नाइट्रोजन भी चारों ऑक्सीजन से बॉन्ड होगी। तो टोटल बॉन्ड एंगल कितने बनेंगे? 8। समझ आया? यस सर। अगर नंबरिंग से सीख लोगे तो फटाफट समझ आ जाएगा। तो ये ऑक्सीजन वन मेटल नाइट्रोजन ए ऐसे लिख लो। अब ऐसे सारे केस लिखोगे तो टोटल 8 एंगल बनेंगे। फिर ऑक्सीजन टू ले लो, ऑक्सीजन थ्री ले लो, ऑक्सीजन फोर ले लो, चार बॉन्ड ये हो गए। फिर एन ए की जगह एन बी कर लो, फिर वन टू थ्री फोर चार ऑक्सीजन ले लो। समझ आएगा कंसेप्ट? उसके बाद दूसरा टर्म यूज करते हैं, तो लिगेंड का कंसेप्ट समझ आ गया। लिगेंड मतलब दो केस होंगे, या तो चार्जेस के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे, या एक लिगेंड कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है एक सेंट्रल मेटल एटम को, उसके बेसिस पे डिफाइन करेंगे। तो एम ई डी टी ए माइनस मैंने एक केस लिखा, बॉन्ड एंगल आपको सिखाया। ई डी टी ए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो ध्यान रखना है। मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट कोई भी केस आ सकता है। मोनोडेंटेट मैंने बताया कैसे चेक करते हैं, उसमें तो सिर्फ लोन पेयर देखना है। बाइडेंटेट के केस में रिंग साइज चेक कर लो, अगर 4 मेंबर बन रहा है तो फ्लेक्सीडेंटेट हो सकता है। 5 और 6 मेंबर रिंग हमेशा stable, ठीक है। और 3 मेंबर रिंग हमेशा अनस्टेबल होती है, उसको काउंट नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी जरा ध्यान से देख लो। अगर आप लोग थोड़ा ऑर्गेनिक वाला पार्ट पढ़ चुके हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ऑर्गेनिक में नॉर्मली 6 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर से ज्यादा स्टेबल होती है। ऑल्दो भी हम लोग जब स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूछेंगे पढ़ेंगे तब इसको और स्पेसिफिकली डिफाइन करेंगे। अभी सिर्फ फॉर द टाइम बिंग आप ये पॉइंट बस नोट बना के लिख लो। 5 मेंबर रिंग्स आर मोर स्टेबल, 5 member rings are more stable than 6 member rings in coordination compound। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिक रिंग हो गई जैसे बेंजीन है या कोई भी एरोमेटिक रिंग हुई, तो ऑटोमेटिकली 6 मेंबर रिंग फिर ज्यादा स्टेबल होगी। तो ऑर्गेनिक के केस में ये चीज अलग होती है, तो वो भी चाहो तो ये ऐड कर लेता हूँ। और ऑर्गेनिक रिंग्स, ऑर्गेनिक रिंग्स और ऑर्गेनिक रिंग्स 6 member is more stable than 5 member ring। ठीक है, तो दोनों बातें क्लियर कट डिफरेंस याद रखना। तो पहला केस हुआ लिगेंड। दूसरा केस जो हम लोग टैकल करते हैं दैट इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम और आयन दोनों केस में लिख सकते हैं, डिपेंड करता है। सो सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन, शॉर्ट में उसको सी एम ए लिखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अब ये कैसे बिहेव करेगा? लुईस एसिड की तरह से, यानी कि ये वो मेटल है जो लिगेंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो लोन पेयर ऑफ एक्सेप्टर को हम लोग बेसिकली क्या लिखते हैं? लुईस एसिड। ये टेक्निकली कैसे बिहेव करेगा? लुईस एसिड की तरह से। ये और प्रिसाइसली मार्क कर दो, तो इट कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंट्रल मेटल एटम। So it can accept a lone pair of electron
फ्रॉम लिगेंड्स। तो किसी भी लिगेंड से जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है। अब किसी भी एलिमेंट के सेंट्रल मेटल एटम बनने के लिए बेसिकली तीन रिक्वायरमेंट है। एक तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, प्राइमरी कंडीशन, साइज छोटा होना चाहिए, और ऑक्सीजन स्टेट जितनी ज्यादा होगी उतनी आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। तो हमें तीन मेजर कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। पहली कंडीशन वैकेंट ऑर्बिटल, स्मॉलर साइज, और हायर ऑक्सीडेशन नंबर। हायर ऑक्सीडेशन नंबर ये फेवर करेगा, फेवर्स अ मेटल टू बी सेंट्रल मेटल एटम फॉर अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये तीनों कंडीशंस बहुत आसानी से ट्रांजिशन मेटल्स में फुलफिल होती हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो ट्रांजिशन मेटल से बनते हैं। दूसरी कंडीशन देखेंगे, मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट समझते हैं, सारे डी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट जिंक कैडमियम मरकरी। ऐसा इसलिए लिखना है तो लिख लीजिए इसमें आपको, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट जिंक कैडमियम एंड मरकरी। So mostly transition elements are central matter atom for coordination compound. देखो अभी तक जितने कॉमन एग्जांपल लिखे सब इसी कैटेगरी में, बट इसका ये मतलब नहीं कि बिना ट्रांजिशन एलिमेंट के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनता। ये कंफ्यूज नहीं करना है, मैं आपको दूसरे एग्जांपल लिख देता हूँ। तो पहले वो केस लिख दे रहा हूँ जहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। तो अभी जैसे मैंने K4FeCl6 एग्जाम्पल लिखा था, है ना। मैंने कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स को लिखा तो K3COC2O4 होल थ्राइस। निकेल का कॉम्प्लेक्स लिखा है NiCO4, है ना। मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स लिखा K3MnCl6। प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स लिखा PtCl4 टू माइनस या K2PtCl4। ऐसे हम लोग डिफरेंट सेंट्रल आइटम्स के केस लिख सकते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में। अब नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का केस लिखना है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो एक आइडिया तो आपके पास डायरेक्ट है, जिंक कैडमियम मरकरी, वो तो आपने पहले ही डील कर लिया। उनके केस लिखेंगे तब तो पॉसिबल एग्जांपल्स हैं ये हमारे पास। लेट अस से जिंक का कॉम्प्लेक्स लिख लो ZnNH3 होल 4SO4। लेकिन अगर आप चाहते हो डी ब्लॉक ही नहीं लेना है तो भी कॉम्प्लेक्स लिख सकते हो, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NiLH4। इसमें देखो सेंट्रल मेटल एटम लिथियम है, तो मैं डी ब्लॉक की रेंज से ही बाहर आ गया। तो ऐसा नहीं है कॉम्प्लेक्स केवल स्ट्रिक्टली ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं, बट मेजॉरिटी केस जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है। या यहीं पे जैसे आप सोडियम बोरोहाइड्राइड लिखोगे NaBH4, दिस इज ऑल्सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसके अलावा अगर हम डील करेंगे लेटेस्ट से मरकरी का कॉम्प्लेक्स लिख दो K2HgI4। ये सब डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं। यार एक और एग्जांपल लिख सकते हो, क्लोरोफिल जो मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है, अभी बाद में एप्लीकेशन पार्ट पाएंगे तब इस चीज को मार्क करेंगे। तो देयर आर मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेस जिनमें ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट भी नहीं हो सकता है, बट मेजॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए, मेजॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस जो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उनमें सेंट्रल मैटर एटम मोस्ट ऑफ टाइम डी ब्लॉक एलिमेंट या और प्रिसाइसली सेइंग ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। और ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए प्राइमरी रीजन तीन कंडीशन जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई। वैकेंट डी ऑर्बिटल मिलता है इसलिए मैंने वैकेंट ऑर्बिटल लिखा। कभी कभी डी ब्लॉक के केस में क्लैरिटी से लिख देते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल, वो भी लिखा जा सकता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वैकेंट डी ऑर्बिटल ही होगा। बट जनरलाइज करना है तो वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, स्मॉलर साइज चाहिए, और हायर ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। तो आप जानते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें यहाँ पे आसानी से मिलेगी। इस वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए हमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेजर हेल्प है। ठीक है। इसके बाद हम लोग एक टेक्निकल टर्म यूज करेंगे यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर।
सो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर टर्म लिखना है तो वी बेसिकली राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेक K4FeCN6 एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इसमें आयरन का ऑक्सीजन स्टेट +2 है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए अगर ऑक्सीडेशन नंबर पूछेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन रिपोर्ट कर देंगे। समझ में आई बात? तो यहाँ आयरन का +2 ऑक्सीजन स्टेट है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आप +2 लिख सकते हैं सीधे सीधे। ठीक है। वैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो। तो कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो चीज़ रिडॉक्स रिएक्शंस में आप लोगों ने 11th क्लास में सीखा ही होगा डेफिनेटली। अदरवाइज अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और आइडिया दे दूंगा कुछ क्वेश्चंस करा के। अगला कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ यूज करेंगे विच इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि एक सेंट्रल मैटर एटम कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड से एक्सेप्ट कर रहा है। So बेसिकली नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड बाय अ सेंट्रल मैटर एटम फ्रॉम लिगेंड्स। जितने टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। ध्यान रखना ये नंबर ऑफ लिगेंड्स नहीं होता है। अगर और प्रिसाइसली मैं इस टर्म को लिखूं तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा वो आएगा नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। आपको पता है बाइडेंटेड लिगेंड भी एग्जिस्ट करते हैं। वो एक ही लिगेंड दो लोन पे डोनेट कर देगा तो हमें वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 काउंट करना है। तो दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। ठीक है। तो अब जैसे एग्जांपल से लिखूं मैं, सपोज करो हमने यहाँ पे K4FeCN6 के एग्जांपल से लिखता हूँ, सबसे ज्यादा बार यही लिख रहा हूँ। तो K4FeCN6 में CN- मोनोडेंटेड लिगेंड है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो हमने EDTA लिगेंड ले रखा है तो MEDTA माइनस अगर लिख रहे हैं हम सपोज करो तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। या फिर हमने यहाँ पे K3CO C2O4 होल थ्राइस लिखा, स्लेट एंड बाइडेंटेड लिगेंड है तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 3 × 2 करके लिख रहे हैं हम लोग, डेंसिटी 2 है। पहले वाले केस में 6 × 1 लिख रहे हैं, डेंसिटी 6 है। ये भी 6 आ जाएगा। क्लियर? यस सर। इसके बाद हम लोग एक और टेक्निकल टर्म इनकॉर्पोरेट करते हैं, इसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बेसिकली समझ गया ना, नंबर ऑफ लिगेंड्स को कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं लिखना है, स्पेशली जब आप एडवांस का पेपर डील कर रहे हो। मेंस में तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखोगे तो मोनोडेंटेड लिगेंड्स ही डील किए जाते हैं। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स भी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दोगे तो हो सकता है आंसर सही हो जाए। बट प्रिसाइसली समझना है क्योंकि लिगेंड्स का नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता। कोऑर्डिनेशन नंबर इज बेसिकली नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। मोनोडेंटेड लिगेंड्स के केस में नंबर ऑफ लिगेंड्स ही आ जाएगा, बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड या हेक्साडेंटेड के केस में आपको केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी इज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म आता है जिसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN। सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर का, जितना पोर्शन अभी मैंने सिखाया उसमें से। इसी को सिखाने के लिए इतने सारे टर्म बताए मैंने, तो दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN। तो बेसिकली ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग के बाद। स्टेप बाय स्टेप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
present with central metal atom in a coordination compound after bonding. आफ्टर बॉन्डिंग को अगर और प्रिसाइसली लिख लूं तो आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड. आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड्स. समझ में आई बात? तो अब इसी को चाहे तो फॉर्मूला बना सकते हैं. तो अगर आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो ये बेसिकली हुआ एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू टू, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर से दो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, एक लोन पेयर ऐड होता है. तो एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू टू, इसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. अब एक रूल फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल. तो पहले आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फिर हम लोग रूल लिखते हैं. तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल का मतलब ये होता है कि आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग करने के बाद जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ रहा है वो अपनी नियरेस्ट इनर्ट गैस से मैच कर जाए. तो कंसेप्ट इज इफ effective atomic number of central metal atom is equal to atomic number of nearest inert gas. तो इसको बोलेंगे हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलोड इज इक्वल टू नियरेस्ट इनर्ट गैस. उसको बोलेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलोड. ठीक है. अब आगे की चीज क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो. वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, बट साथ में आप ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल लेना, तो दोनों प्रैक्टिस एक साथ हो जाएगी. क्वेश्चन लिख लो, फाइंड एटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इन द फॉलोइंग. और जब आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो एक चीज और चेक कर लेनी है, क्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो हो रहा है. तो वो भी लिख लीजिएगा दैट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलोड और नॉट. देखिए, आपको ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और इफेक्टिव एटॉमिक रूल फॉलोड और नॉट, ये चार बातें चेक करनी है. सर तो Hg का एटॉमिक नंबर सर बता दीजिएगा. मरकरी 80. तो हमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है. तो आई होप आप सब लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जानते ही होंगे. जैसे पहले वाला केस सॉल्व कर रहे हैं तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 ले लेंगे. इसके बाद आप नेक्स्ट केस डील करेंगे आयरन, तो आपको निकालना है एक्स. साइनाइड हो गया -1, तो इंटू 6. अगर इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो यहाँ से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आपकी +2 आ जाएगी. आई होप आप में से ज़्यादातर लोग सॉल्व करना जानते होंगे. मैं सीधे ऑक्सीडेशन नंबर +2 लिख दूँ. तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन जो आएगा वो आएगा +2. सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं हम लोग. तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2. कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे तो यहाँ पे लिगेंड जो है वो 6 है, मोनोडेंटेड लिगेंड है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6. अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर है 26. उसमें से ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो 2 माइनस करेंगे. और 6 ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर है, पर इलेक्ट्रॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये वैल्यू 36 बन जाएगी. देखिए, तो इसका मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो भी हो रहा है. तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलोड की टेक्निक लगा देंगे हम लोग आंसर में. आगे समझ. देखिए ध्यान से, सॉल्विंग में डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ट्रिक अगर समझ में आ गई कि टोटल इलेक्ट्रॉन गिनने हैं तो आप बिना फॉर्मूला लगाए भी काउंट कर सकते हो. आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, उसमें +2 ऑक्सीजन स्टेट है, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए. तो बेसिकली 24 इलेक्ट्रॉन बचे, और Cn- ने पर लोन लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन या एक लोन पेयर डोनेट करा, तो 12 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए. 24 में 12 ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा. तो आप चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, या कंसेप्ट एक ही बात है. यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो हो रहा है. ठीक है, समझ आ गई बात.
अगले केस में चलेंगे हम लोग CuNH3 होल 4SO4। यहाँ पे आपने कॉपर का ऑक्सीजन स्टेट निकाला होगा तो +2 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 आ रहा है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो कॉपर एटॉमिक नंबर 29। 29 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 8 ऐड कर देंगे। 4 × 2, ये आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बन गया। तो इसको काउंट करेंगे तो ये आपका 35 30। आएगा। और जब 35 आएगा तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि नियरेस्ट इनर्ट गैस कितने पे होगी? 36। क्रिप्टन इज 36, तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ऑल्दो इस रूल से कोई बहुत स्पेसिफिसिटी नहीं है, वो बाद में हम लोग जब स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे तब समझाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना है, इसको डायरेक्टली स्टेबिलिटी से लिंक नहीं करना है। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि नियरेस्ट इनर्ट गैस नहीं फॉलो हो रहा है इसका मतलब स्टेबिलिटी कम होगी। ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है। सो बी वेरी केयरफुल एंड वाइज अबाउट इट। आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, लेकिन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से ये डिसाइड नहीं करना है कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल। बी केयरफुल, केमिकल बॉन्डिंग की तरह टैकल नहीं करना है। डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग है, स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के तरीके अलग हैं। वो अभी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे भी डील करेंगे। नेक्स्ट केस डील करोगे तो CuNS होल थ्राइस, तो एथिलीन डाइमाइन। देखो ये बाइडेंटेट लिगेंड है, आई होप आप उसको पहचान गए होंगे। ये बेसिकली आपका बाइडेंटेट लिगेंड है। ये आपका बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। इंफॉर्मेशन के लिए अगर मार्क करना है तो। अब अगर बाइडेंटेट लिगेंड हो गया और न्यूट्रल लिगेंड है तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर लिखेंगे तो +3 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे तो 6 आ जाएगा, क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड 3 है। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27 -3 प्लस हमारे पास 3 बाइडेंटेट लिगेंड है, तो एक लिगेंड जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो 3 × 2 × 2 करेंगे, क्योंकि पहले अपने लिगेंड 3 है, डेंसिटी 2 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बना 6 × 2 करेंगे। समझ आ गई बात? तो ये आपका फिर से 36 बन जाएगा, यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो हो रहा है। समझ में आया कंसेप्ट? अगले केस में ऐसे ही चेक करेंगे तो प्लेटिनम का ऑक्सीजन स्टेट अगर निकालोगे तो +2 आ रहा होगा। ऑक्सीजन स्टेट्स ऑफ प्लेटिनम +2, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 आ जाएगा। एटॉमिक नंबर ऑफ प्लेटिनम इज 78। 78 में से 2 कम करेंगे और 4 × 2 8 ऐड कर देंगे, ये 84 आएगा। नियरेस्ट इनर्ट गैस 86 होता है। ये भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो नहीं कर रहा है। समझ आ रहा है ना? मतलब बेसिकली इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल से स्टेबिलिटी मत रिलेट करिएगा, बस इतनी खास बात है। बाकी जो बात मैंने बताई, निकालना है एक रूल है कि अगर नियरेस्ट इनर्ट गैस से मैच करता है तो वी से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो, नहीं मैच करता है तो लिख देते हैं नहीं फॉलो करता है। अब NiCO4 में देखोगे कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल लिगेंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। यहाँ पे CO जो है वो हमारे लिए कैसे काम करेगा? न्यूट्रल लिगेंड की तरह से। दिस इज अ न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका ऑक्सीजन स्टेट 0 लेके चलेंगे तो निकल का ऑक्सीजन स्टेट भी देखो 0 आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ऐसा नहीं होता कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 0 ऑक्सीजन स्टेट नहीं आ सकती है। सो ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही है। कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे तो इसका 4 आएगा। एटॉमिक नंबर, अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो 28 -0 +4 × 2, तो ये टोटल बन जाएगा 36। तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो कर रहा है। सिमिलर प्रोसेस से K2HgI4 डील करेंगे, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे तो +2 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है। एटॉमिक नंबर ऑफ मरकरी इज 80। ठीक है, तो इसमें अगर आपने पहले -2 करा +4 × 2 करेंगे तो ये 86 आ जाएगा। ये रेडॉन का एटॉमिक नंबर है, तो नियरेस्ट यूनिट गैस फॉलो होगी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलोड। नेक्स्ट केस डील करोगे तो सिल्वर का ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे +1 आएगा, अमोनिया इज न्यूट्रल, Cl-1। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 2 आएगा। एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर इज 47 -1 +2 × 1, सॉरी 2 × 2, दो लिगेंड है तो 3 ऐड करेंगे तो एटॉमिक नंबर आएगा 50। नियरेस्ट इनर्ट गैस 54 होता है, तो ये इनकरेक्ट, मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट केस में ऑक्सलेट आयन है C2O4 2-, देखो फिर से बाइडेंटेट लिगेंड आ गया आपके पास। दिस इज अगेन अ बाइडेंटेट लिगेंड।
This is again a bidentate ligand. फिर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेट 2- हो गया, पोटेशियम 3+ हो गया, तो कोबाल्ट यहाँ +3 ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगा फिर से, और ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 हो जाएगा फिर से। ऑक्सीडेट आयन बाइडेंटेट लिगेंड है और 3 लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो इट इज 27 - 3 + 3 × 2 × 2 बेसिकली। लिगेंड 3 बाइडेंटेट और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये वैल्यू सॉल्व होकर आएगी 36। फिर से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो हो रहा है। लास्ट केस देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से मार्क करना है। ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स ही इंपॉर्टेंट है, पहले इस कॉम्प्लेक्स को पहचानिए। ये आपका कॉम्प्लेक्स है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, ब्राउन रिंग फॉर्म्ड इन द टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन। ब्राउन रिंग फॉर्म इन द टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें हम ऑक्सीजन स्टेट अगर डील करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद आना चाहिए कि NO यहाँ पे +1 ऑक्सीजन स्टेट कैरी कर रहा होता है। तो जब आप आयरन का ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे तो x + 5 × 0 + 1 = -2 करेंगे, यहाँ से x = +1 आएगा। तो आयरन का ऑक्सीजन स्टेट अगर हम मार्क करेंगे तो यहाँ +1 आएगा। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी 6 आएगा। इसका एटॉमिक नंबर 26 - 1 + 6 × 2, ये वैल्यू आ जाएगी 37। और ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो नहीं कर रहा है। समझ में आया कंसेप्ट? ठीक है। एक्सप्रेशन नंबर निकालते टाइम थोड़ा करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 5 × 0 + 1 - 2 = 0 था। सॉल्व करेंगे, x +1 है, सॉल्विंग पार्ट है, और लिखने में थोड़ा मिस्टेक था। -2 = 0 करना था, इक्वल टू -2 नहीं लिखना था। कर लिया ऐसे ही। चलो इसके बाद देखो दो और टेक्निकल टर्म यूज करते हैं यहाँ पे। एक टर्म यूज करते हैं होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, और एक टर्म यूज करते हैं हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो नेक्स्ट केस इज होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे जिसमें केवल एक टाइप के लिगेंड्स होंगे, तो कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स, कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स। सारे के सारे लिगेंड्स अगर एक ही टाइप के होंगे तो उसको होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर लिखना है तो जैसे K4FeCN6 है, NiCO4 है, CuNH3 4SO4 है, तो सब एक ही जैसे लिगेंड्स यूज हो रहे हैं। देखो यहाँ पे 6 के 6 साइनाइड लिगेंड है, यहाँ CO सारे लिगेंड है, अमोनिया सारे लिगेंड है, दिस इज कॉल्ड होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। दूसरी कैटेगरी होती है हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब हुआ एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे। लिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस तो contains more than one type of ligands, contains more than one type of ligands, a complex। तो एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स अगर प्रेजेंट होंगे एक ही कॉम्प्लेक्स में तो उसको हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स अगर हमें फॉलो करना है, तो जैसे अभी मैंने अभी ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ही बताया था, FeH2O5NO, तो 5 लिगेंड वाटर है, दूसरा डिफरेंट है SO4। दूसरा एग्जांपल जैसे अगर हम लोग सपोज लिखना चाहते हैं तो इट इज लेट अस से CONH3 4Cl2Cl। इसमें देखो 4 अमोनिया लिगेंड है, 2 क्लोरीन लिगेंड है। एक और कॉम्प्लेक्स जैसे मैग्नीज का लिखते हो तो MnEn2 दो बाइडेंटेट लिगेंड और 2 मोनोडेंटेट लिगेंड अलग से लिख दिए। ये सब आपके हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हैं।
है। और एग्जाम्पल लिखना है तो COEN होल ट्वाइस देन Cl2 Cl। ये भी एक कॉम्प्लेक्स हो गया, देखिए ये भी हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। तो होमोलिप्टिक है, हेटेरोलिप्टिक मतलब समझ पा रहे हो, मतलब बेसिकली लिगेंड्स एक्सचेंज करते हो चलने। और एक कॉम्प्लेक्स लिखना है तो जैसे हमने लिखा CONH3 होल 4 Cl SO4, तीन तरह के लिगेंड्स भी लिख सकते हैं। एंड देन दिस वन। या Cl और SO4 तीनों तरह के लिगेंड्स हो गए। तो हेटेरोलिप्टिक मतलब एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स अगर प्रेजेंट हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इसके बाद हम लोग एक टर्म यूज करते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। तो सब टेक्निकल वर्ड्स हैं जिनकी जरूरत पड़ती है अभी आगे की यूनिट्स में, तो सब बातें एक बार में बता दे रहा हूँ, केयरफुली लिखते चलो। अगला टर्म लिखेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स मतलब एक ही लिगेंड दो अलग अलग डोनेशन साइट कैरी कर रहा हो। लिगेंड्स which have two different donation sites। लिगेंड जिसमें एक से ज्यादा डोनेशन साइट प्रेजेंट होती है बट इट कैन डोनेट फ्रॉम एनी वन साइट, तब इसको बोलते हैं हम लोग एम्बीडेंटेड लिगेंड। डिफरेंट डोनेशन साइट एंड इट कैन डोनेट एनी वन ऑफ देम। जैसे अगर एग्जांपल से लिखा जाए तो सपोज करो हम CN- लिखते हैं। तो आई होप आप में से ज्यादातर लोग समझते होंगे CN- में माइनस चार्ज कार्बन पे होता है। तो अगर ये अपना लोन पेयर नाइट्रोजन वाली साइड से डोनेट करेगा तो ये डिफरेंट लिगेंड है। और अगर ये अपना लोन पेयर कार्बन वाली साइड से डोनेट करेगा तो उसको हम डिफरेंट लिगेंड की तरह डोनेट कंसिडर करेंगे। तो इट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन और फ्रॉम नाइट्रोजन। तो क्या बोलेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड ऐसा होता है जो दो डिफरेंट डोनेशन साइट कैरी करता है और ये किसी भी एक साइड से डोनेट कर सकता है। समझ आ गई बात। फ्लेक्सी डेंटेड आपको पहले ही बता दिया, जो डेंटेसिटी एक से ज्यादा टाइप की कैरी करेगा। एक और टाइप यूज करते हैं जिसको बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। एक और टाइप का लिगेंड फॉलो करेंगे, इसको बोलेंगे ब्रिजिंग लिगेंड। तो ब्रिजिंग लिगेंड जो होगा वो लोन पेयर डोनेट करेगा, बट ये एट ए टाइम दो सेंट्रल एटम को लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो इट कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू टू डिफरेंट डोनेशन साइट, टू डिफरेंट सेंट्रल मेटल एटम। तो अगर दो डिफरेंट सेटलमेंट एटम को एट ए टाइम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला लिगेंड है तो उसको ब्रिजिंग लिगेंड बोलेंगे, बाइडेंटेड नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा कंफ्यूज नहीं होएगा। बाइडेंटेड लिगेंड वो होता है जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही सेंटरमेंट एटम को डोनेट करता है। और ब्रिजिंग लिगेंड वो होता है जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दो अलग अलग सेंटरमेंट एटम को डोनेट कर सकता है। कंसेप्ट समझाया। बाइडेंटेड लिगेंड वो होता है जो एट ए टाइम दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एक ही सेंट्रल मेटल एटम को। और ब्रिजिंग लिगेंड वो होगा जो एट ए टाइम दो लोन पेयर ऑफ डोनेट करेगा अलग अलग सेंटर मेटल, दो डिफरेंट सेंटर मेटल एटम। तो जैसे एग्जांपल्स अगर मैं देखूं यहाँ पे सपोज करो हमने लिया ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन वैसे तो मोनोडेंटेड लिगेंड है, लेकिन अगर हमारे पास दो अलग अलग सेंट्रल मेटल एटम है Mn+ और Mn+, और ये एट ए टाइम दोनों को एक एक लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। ये एट ए टाइम दोनों को एक एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो वी से इट ब्रिजिंग लिगेंड। तो ब्रिजिंग लिगेंड मतलब ऐसा लिगेंड जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या बेटर टू से दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बट ये डोनेट दो अलग अलग सेंटर में करेगा।
समझ गए? अब इसी चीज को अगर ब्रीफ करके पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक बार में सेटल करने की कोशिश करूं, जितने टर्म्स मैंने आपको बताया वो सारे टर्म अगर आप एक ही जगह नोटिस करना चाहते हो, तो मैं एक कोई कॉम्प्लेक्स लिखे देता हूँ। जैसे लेटेस्ट से हमने लिखा CuNH3 होल 4 SO4, ये कॉम्प्लेक्स हमने लिखा। अब जरा पॉइंट बाई पॉइंट यहाँ देखते चलिएगा। इस कॉम्प्लेक्स में मैंने जो लार्जर ब्रैकेट लिखा, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब ये फर्दर आयनाइज नहीं होगा। ये जो दूसरा पार्ट दिख रहा है आपको SO4 2-, इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। जब ये वो पार्ट हुआ जो आयनाइज करेगा। सेंट्रल मेटल एटम का हमने ऑक्सीजन स्टेट का +2, तो इसको हम लोग टैकल करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से। दिस इज रिफर्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। जो ब्रैकेट के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला सब्सटेंस है, इसको अगर प्रिसाइसली मार्क करूं तो इसको बोल रहे हैं हम लोग लिगेंड्स। मेटल है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, इसको बोल रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। जो नंबर ऑफ लिगेंड्स है उसमें अगर डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी से इट कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर सिंपल भाषा में लिखें तो ये नंबर इनटू डेंसिटी अगर कर देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। सेंट्रल एटम के अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स आप लिख दोगे तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सारा कंसेप्ट इस बात पे डिपेंड है कि आपने सेंट्रल एटम कौन सा लिया है, कौन सा लिगेंड लिया है, कितने लोड पेयर वो डोनेट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है एंड ऑल दैट। ये पूरी डिटेल स्टडी इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? ना पार्ट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। तब तक आप ये सारे टर्मिनोलॉजी और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जितने हैं इनको थॉरोली रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। यस सर। तो सर सॉल्यूशन का डाउट है सर, वो डाउट कैसे है?